कहानी है 1881 के, जब स्त्रियों का अपना कोई वजूद नहीं था। वो तो पैदा भी हो जाती थी तो घर में मायूसी छा जाती थी, जो सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह थी। आत्मसम्मान और अधिकारों से उन्हें कोसों दूर रखा जाता था और उनकी मर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है उन्हें तो पता ही नहीं था। सती प्रथा के नाम पर जलाना, दहेज के नाम पर पीटना और लड़का न पैदा करने पर कलंकों से थोप देना उनका कर्म माना जाता था। उन्हीं कहानियों में से एक छोटी झलक दिखाती बुलबुल मूवी उस समय के दो पहलू को दिखाती है। पहला उस समय की छवि और दूसरा एक औरत का काली रूप, जो अपने पे आ जाए तो बर्बादी तो बस शब्द भर रह जाए। बुलबुल एक 5 साल की बच्ची दुल्हन के कपड़ों में सजी आम के पेड़ पर चढ़कर डालियों पर बैठकर आम खा रही है, इस बात से बेखबर कि आगे की जिंदगी कितनी खौफनाक होने जा रही है। उसकी शादी होने जा रही है। बारात घर पर आ गई थी और दूल्हा था 30-35 साल का ठाकुर इंद्रनील। पीसी माँ बुलबुल को पूरे घर में खोज रही थी, पर बुलबुल तो बगीचे में थी। इंद्रनील बड़ा जमींदार था। उसका एक जुड़वा भाई महेंद्र, जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था और माइंड अंडर डेवलप्ड था। वहीं लगभग 7-8 साल का उसका दूसरा छोटा भाई सत्या, जो कि बुलबुल का ही हम उम्र था। पहले तो लगा बुलबुल की शादी सत्या से हो रही है, पर हकीकत तो इंद्रनील था। शादी क्या चीज़ होती है इसका तो नहीं पता था बुलबुल को, पर हुई सत्या से है ऐसा उसे भी लगता था। विदाई के समय डोली में महेंद्र की पत्नी विनोदिनी, सत्या और बुलबुल एक ही पालकी में बैठकर जा रहे थे और डरी सहमी बुलबुल को रिलैक्स करने के लिए सत्या उसे कहानियां सुना रहा था, खासकर चुड़ैल की। हवेली में पहुंचकर बुलबुल जब इंद्रनील के कमरे में बैठी अपने नए दोस्त सत्या का इंतजार कर रही थी, जो उसे चुड़ैल की कहानी सुनाता, पर वहां आ जाता है महेंद्र और बुलबुल को बुरी नज़रों से देखने लगता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है, तभी इंद्रनील आकर उसे डांटता है और विनोदिनी से उसके पति को उसके कमरे में ले जाने को बोलता है। महेंद्र भले मेंटली अंडर डेवलप्ड था, बट ऐसे केस में 30-35 साल के आदमी की डिज़ायर अपनी नॉर्मल लेवल पर होती है, यानी उन्हें फिजिकल नीड का तो पता होता है, बस वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें किन के साथ ये नीड पूरी करनी चाहिए और किन के साथ नहीं। ऐसे डिज़ायर किस रिश्ते से पूरे होंगे और किससे नहीं। ऐसे लोग एक छोटे जिद्दी बच्चे जैसे होते हैं, जिनका दिल जिस चीज़ पे आ जाए तो उन्हें बस वो चीज़ चाहिए, चाहे वो जहर ही क्यों न हो। क्योंकि इंद्रनील बड़े ठाकुर थे और अब बुलबुल उनकी पत्नी थी, इस नाते वो अब बड़ी ठकुराइन बन गई थी। इंद्रनील बुलबुल को बताता है कि वो हमारा छोटा भाई है, अभी बच्चा है। तभी बुलबुल पूछती है वो कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई। तो इंद्रनील हंसते हुए कहता है वो तो मैं हूँ। बुलबुल कहती है नहीं, मेरी शादी तो उससे हुई जो मेरे साथ पालकी में था, उसका नाम सत्या है। इंद्रनील कहता है अभी तुम बच्ची हो, बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि देवर और पति में क्या अंतर होता है। कहानी आती है 20 साल बाद, जब नौजवान सत्या ठाकुर लंदन से वकालत पढ़कर वापस अपनी हवेली आ रहे थे। रात का समय था, जंगल का रास्ता एकदम खौफनाक, खूनी और डरावना था। गाड़ीवान बताता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो मर्दों का शिकार करती है। ये सुनकर सत्या हंस देता है कि तुम लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हो। सुबह में गाड़ीवान बड़ी ठकुराइन यानी 20 साल बाद वाली बड़ी बुलबुल के सामने बैठा था और कह रहा था कि उसकी दूसरी नई नवेली दुल्हन को स्वीकार कर लीजिए। बड़ी ठकुराइन कहती हैं कि पहली पत्नी का क्या? तो गाड़ीवान कहता है दोनों बहनों की तरह एक साथ रहेंगी और खुशी खुशी रहेंगी। ठकुराइन कहती है ठीक है, और अगर पहली पत्नी को तकलीफ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी वहाँ सत्या आता है, जिसे 5 साल बाद देखकर बुलबुल खुश हो जाती है, पर नाराजगी जताते हुए पूछती है कि 5 साल बाद यूं अचानक आने का क्या मतलब है? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, मेरी याद में तो नहीं आए हो। सत्या कहता है भाभी, मैंने बड़े भैया को कई खत लिखे, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो छोटे भैया महेंद्र दादा के मौत पर ही आने वाला था 3 साल पहले, पर कोई जवाब ही नहीं दिया इंद्रनील दादा ने। बुलबुल जब कहती है कि महेंद्र दादा को चुड़ैल ने मारा, तो सत्या फिर हंस देता है और दुखी होकर कहता है कि इन 5 सालों में क्या क्या हो गया। ठाकुर दादा भी घर छोड़कर चले गए। बुलबुल सत्या को विनोदिनी से मिलाने ले जाती है। सत्या जब विनोदिनी से मिलता है तो विनोदिनी बताती है कि चुड़ैल ने महेंद्र को मारा, उसके पैर उल्टे थे, खून से सने। सत्या कहता है कोई जानवर भी तो हो सकता है भाभी, आप चुड़ैल का नाम क्यों दे रही हैं?
कहानी जाती है बचपन में, जब बुलबुल की शादी हुई थी। छोटे सत्या और बुलबुल एक साथ बैठे थे और सत्या कहानी सुना रहा था। तभी विनोदिनी आ जाती है और छोटी बुलबुल को कहती है, बड़ी बहू रानी, आपको आपके ठाकुर बुला रहे हैं। बुलबुल कहती है, पर क्यों? तो विनोदिनी कहती है, वही तो, ख्याल तो मैं रखती हूँ, बुलाना तो मुझे चाहिए, पर उन्हें तो बस बुलबुल चाहिए। पर उन्हें कौन बताए कि बुलबुल को तो बस सत्या चाहिए। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ चुड़ैलों की कहानी अब बुलबुल सत्या को सुनाती है और कहती है कि चुड़ैल सिर्फ रात को शिकार करती है, दिन में वो सोती है। इस पर सत्या कहता है, ठीक है, फिर मैं भी रात को ही निकलूंगा। रात में जब सत्या खोजता हुआ बुलबुल के पास जाता है तो सोफे पे बुलबुल और उसके पैर को पकड़कर बैठे एक आदमी को देखता है और चकित रह जाता है। बुलबुल बताती है कि ये डॉक्टर सुदीप हैं और मेरे पैर में दर्द था तो वही चेक कर रहे थे। बुलबुल सुदीप से मास्टर दिनकर का पूछती है तो सत्या कहता है कि मास्टर जी बड़े भले इंसान हैं। इस पर बुलबुल कहती है, उसकी बीवी की टूटी हड्डियों से पूछो कितने अच्छे इंसान हैं मास्टर जी। सुदीप कहता है, क्या फायदा? पूछने पर कहती है, सीढ़ियों से गिर गई। इस पर सत्या कहता है, हाँ तो सही कहती होगी। इस पर बुलबुल कहती है, पूरे गांव में सिर्फ एक ही घर ऐसा है जहाँ सीढ़ियाँ हैं, यानी उसकी हवेली। इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर खुद तो जुल्म करता है अपनी पत्नी पर दूसरों को दिखाता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। बुलबुल सुदीप से कहती है कि सत्या के साथ शिकार पर चले जाओ। सुदीप के जाने के बाद सत्या नाराजगी में बैठा रहता है तो बुलबुल समझ जाती है और कहती है कि तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है। शिकार पर सत्या के साथ 3-4 लोग ही आए, जिनमें मास्टर भी था। सत्या ने पूछा, इतने कम लोग क्यों आए हैं? तो मास्टर कहता है कि सभी चुड़ैल के डर से नहीं आए। सत्या मास्टर को डांटते हुए आगे निकल जाता है। तभी कुछ देर में मास्टर के चीखने की आवाज़ आती है। सभी उस तरफ भागते हैं। सुदीप को एक औरत की परछाई दिखती है तो वो उसका पीछा करता है। तभी कुछ दूर पेड़ से लटकी मास्टर की लाश खून से सनी मिलती है। सत्या को अब सुदीप पर शक होने लगा। सुबह में सत्या बुलबुल के पास जाता है और बताता है कि मास्टर मारा गया और ये किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी आदमी का काम है। ये सुनकर बुलबुल कहती है, क्यों, कोई औरत भी तो मार सकती है। सत्या कहता है, इतने बेरहमी से मारना किसी औरत के बस में नहीं। तभी वहाँ विनोदिनी अपनी पेटी लेकर उनके पास आती है और उन्हें एक साथ बैठे देखकर कहती है कि इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला, आप दोनों एक साथ बैठे बातों में गुम हैं। विनोदिनी बताती है कि सत्या ने उसे बुलबुल के पास रहने को बुलाया है क्योंकि वो हवेली में अकेली रहती है, कोई भी आता जाता रहता है। यानी सत्या सुदीप से इनसिक्योर हो रहा था। सुदीप का बुलबुल के करीब आना सत्या को पसंद नहीं आ रहा था। सत्या विनोदिनी की बात टालते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगा महेंद्र दादा की बरसी आ रही है तो हम सब साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए भाभी को बुला लिया। पर बुलबुल भी अब सत्या का मन समझ रही थी। वो समझ रही थी कि सत्या अब सुदीप से जलन रख रहा है, इसलिए उन्होंने विनोदिनी को मेरे साथ रहने के लिए बुलाया ताकि वो मेरी रखवाली कर सकें, निगरानी कर सकें। एक्चुअली विनोदिनी बुलबुल से जलती थी क्योंकि उम्र में बड़ी विनोदिनी थी पर हवेली की बड़ी बहू छोटी बुलबुल थी। विनोदिनी को आदमी के रूप में छोटा बच्चा मिला था और छोटी बुलबुल को पति के रूप में बड़े ठाकुर। विनोदिनी की नज़र बड़े ठाकुर पर और हवेली की बड़ी बहू रानी बनने पर थी। सत्या विनोदिनी से अकेले में पूछता है कि डॉक्टर सुदीप यहाँ कब से हैं। विनोदिनी कहती है कि बड़े ठाकुर के यहाँ रहने पर से ही सुदीप यहाँ आता जाता रहा है। तभी बुलबुल के आने पर सत्या चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस पर विनोदिनी कहती है कि सत्या बाबू डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। इस पर बुलबुल कहती है, और तुम अपनी 2 कौड़ी की बातें जोड़ रही थी और उन्हें भड़का रही थी। विनोदिनी कहती है, नहीं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं सभी का सिर्फ भला ही चाहती हूँ। एंड स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में 5 साल पहले, जब सत्या लंदन नहीं गया था। एक दिन बगीचे में बड़े ठाकुर, महेंद्र, सत्या, बुलबुल और विनोदिनी फैमिली आउटिंग पे गए थे, जहाँ ठाकुर, बुलबुल और विनोदिनी एक साथ बैठे थे। विनोदिनी पान लगाकर ठाकुर को दे रही थी और ठाकुर लगातार प्यार से सिर्फ बुलबुल को ही निहारे जा रहा था। विनोदिनी को ठाकुर का बुलबुल को प्यार से देखना, उसे चाहना खलता था। वो चाहती थी कि ठाकुर उसे उस नज़रों से देखे, ना कि बुलबुल को।
आग लगाते हुए विनोदिनी ठाकुर से सत्या की शादी की बात पूछती है और बुलबुल को कहती है कि आप खुश हैं ना बड़ी बहू। ये सुनकर ठाकुर कहता है कि बुलबुल क्यों खुश नहीं होगी इस शादी से। इस पर विनोदिनी कहती है कि सत्या पर पहला हक तो बड़ी बहू यानी बुलबुल का ही है, अगर वो कहेंगी तभी बात आगे बढ़ेगी। ये सुनकर ठाकुर थोड़ा दुखी हो जाता है और उस दिन पहली बार ठाकुर को बुलबुल और सत्या की दोस्ती पर शक होता है। वो हवेली में काफ़ी चिंतित था। तभी बुलबुल उसे चाय लाती है तो ठाकुर उससे पूछता है कि बुलबुल, क्या आप सत्या के रिश्ते से खुश नहीं हैं? और बुलबुल के पास कोई जवाब नहीं था इस प्रश्न का। अगली सुबह सत्या बुलबुल के पास जाता है और कहानी को आगे लिखने की बात पूछता है, जो वो कहानी लिखा करते थे एक साथ बैठकर। तो बुलबुल कहती है, क्या शादी के बाद तुम्हें मौका मिलेगा लिखने के लिए? सत्या कहता है, मैं शादी वादी नहीं करूँगा और अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती करी तो मैं तो साधु बन जाऊँगा। और बुलबुल को गाना गाकर चिढ़ाने लगता है और उदास बुलबुल खिलखिलाकर हंसने लगती है। इधर विनोदिनी ठाकुर के कान भरते हुए कहती है कि देवर जी की गलती नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है, इतना समय साथ बिताएंगे तो हो ही जाता है लगाव। रात में ठाकुर सत्या को बुलाता है, वहीं पर बुलबुल भी होती है। ठाकुर कहता है सत्या 3 महीने में लंदन चला जाएगा वकालत पढ़ने, शादी तो होती रहेगी। ये सुनकर बुलबुल के दुख का ठिकाना ही नहीं रहता। जब से वो यहाँ आई है सत्या हमेशा उसके साथ रहा, उसके साथ बुलबुल को महफूज लगता, सेफ लगता। कुछ देर बाद सत्या बुलबुल के पास जाता है तो बुलबुल कहती है उसे यहाँ अकेले डर लगता है, वो कैसे रहेगी। सत्या कहता है वो जल्दी आ जाएगा और रोज़ चिट्ठी लिखेगा। उन दोनों को एक साथ बातें करता ठाकुर देख रहा होता है खिड़की से। जब बुलबुल कमरे में आती है तो ठाकुर बुलबुल से पूछता है कि क्या उसके मन में चोर है। बुलबुल कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर अब और देर नहीं करना चाहता था, वो उन दोनों को एक पल भी साथ नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए वो उसी रात सत्या को लेकर कलकत्ता निकल जाता है ताकि वहाँ सत्या के विदेश जाने का डॉक्यूमेंट बनवा सके और उसे जल्द से जल्द लंदन भेज सके। बुलबुल अब उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन जब ठाकुर आता है तो बुलबुल भागे भागे आती है, पर सत्या ठाकुर के साथ नहीं होता। पूछने पर ठाकुर कहता है कि मैंने उसे वहीं से लंदन भेज दिया। रात में दुखी बुलबुल बिस्तर पर सोई थी तो ठाकुर उसके पास आना चाहता था, पर सोता देख वो अपना दुख हल्का करने विनोदिनी के कमरे में रात बिताने चला गया। ठाकुर के जाने के बाद बुलबुल उठती है और कहानियों वाली वो डायरी जिसमें उसने और सत्या ने कहानी लिखी थी उसके पन्ने फाड़ती और रोती और एक एक करके उसे आग में जला देती है। ठाकुर जब विनोदिनी के कमरे में गया था तो विनोदिनी उसके पास आकर कहती है कि बड़ी बहू तो शोक मना रही होंगी सत्या बाबू के जाने का। ये सुनकर ठाकुर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है, पर कमरे में उसे फायर प्लेस पर कुछ कागज़ जल रही दिखती है जिसमें एक टुकड़ा बच गया था जिस पर लिखा था सत्या बुलबुल। ये देखकर ठाकुर का दिल बिल्कुल बिखर गया। अब वो शैतान सा बन गया। प्यार भरी नज़रों से देखने वाली आंखों में अब नफरत थी, फूल देने वाले हाथों में अब लोहे की छड़ थी। ठाकुर ने छड़ से बुलबुल के पैरों को पीट पीट कर तोड़ दिया। पैरों को बुरी तरह तोड़ देने के बाद इलाज करवाने के लिए डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है। डॉक्टर सुदीप आते हैं और पैरों पर मरहम पट्टी और प्लास्टर लगाते हैं। पैर इतने बुरी तरह जख्मी थे कि मांस के लोथड़े देखकर डॉक्टर का भी जी घबरा गया था। बुलबुल को पीटने के बाद ठाकुर हवेली छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि हवेली में उसके लिए अब कुछ नहीं रखा है। तभी सुदीप बताता है कि मरहम पट्टी कर दी है पर बड़ी बहू अभी बेहोश हैं, पता नहीं ऐसी चोट उन्हें कैसे लगी। ठाकुर कहता है सीढ़ियों से गिर गई। फिर ठाकुर विनोदिनी को सुदीप को फीस के साथ टिप भी देने को कहता है ताकि वो ये बात बाहर न खोले। बुलबुल की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बिस्तर पर एक कीड़े की तरह पड़ी थी, रेंगना भी जैसा मुश्किल था उसे। ठाकुर भी हवेली छोड़कर चला गया। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ एक पुलिस सत्या को बुलाकर बताता है कि एक और मौत हुई है और उसका एक गवाह भी है, एक छोटी सी बच्ची जो कहती है कि उस इंसान को काली माँ ने मारा है। लड़की काफ़ी डरी थी, उसे डॉक्टर सुदीप ने दवाइयाँ दी हैं और वो अभी सो रही है। सुदीप का नाम एक बार फिर से सुनकर सत्या का शक और मजबूत हो जाता है।
सत्या को लगने लगता है कि ये सारी मौत के पीछे सुदीप ही जिम्मेदार है। रात के अंधेरे में सुदीप बुलबुल से मिलने आता है तो बुलबुल पूछती है कि वो इन दिनों उससे मिलने क्यों नहीं आता। सुदीप कहता है, मुझे लगा सत्या बाबू आए हैं तो आप व्यस्त होंगी। बुलबुल कहती है, हाँ, आजकल सत्या ठाकुर जासूस बने फिर रहे हैं, उन्हें तुम पर भी शक है। सुदीप कहता है, मैं उनके पहुंच के बहुत बाहर हूँ, सोच समझकर पैर रखता हूँ ताकि कोई मुझ तक ना पहुंच पाए। पर सत्या उन दोनों को एक साथ बातें करते देख लेता है। सत्या पुलिस से सभी मर्डर की रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट्स पर सुदीप के साइन देखकर सत्या पूछता है तो पुलिस बताती है कि डॉक्टर सुदीप ही मुआयना करने आते हैं सभी खून होने पर। रात में बुलबुल सत्या के पास जाती है तो सत्या उसे एक कहानी फिर से सुनाता है कि एक लड़का शहर से गांव आता है, उसके गांव आते ही गांव में मौत होने लगती है। पर कहानी का डरावना मोड़ ये है कि एक लड़की उसके जाल में फंस जाती है और वो ऐसा फंसती है कि उसे न अपनी सुध थी न घर की, न शर्म की, न मर्यादा की, न सही की, न गलत की और ना ही अपने पति की। एक दिन उसका पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। इतना सुनते ही बुलबुल जोर जोर से हंसने लगती है। सत्या कहता है, बस करिए भाभी, आपसे गलती हो गई है, आप अकेली थी, सुदीप ने आपका फ़ायदा उठा लिया, हम ये मान लेंगे। तभी बुलबुल कहती है, सत्या आप मान क्यों नहीं लेते कि आप सुदीप से जलते हैं। सत्या कहता है, मैंने ठाकुर दादा को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि आपके साथ क्या किया जाए, पता नहीं वो आपको स्वीकार करेंगे या नहीं। भाभी आप बदल गई हैं, आपने उस प्यारी सी बच्ची को मार दिया, हमारे ख्याल से आपको मायके भेज देना चाहिए, यही सही होगा। ये बातें सुनकर बुलबुल का चेहरा रंजिश से भर जाता है। वो कहती है, तुम सब एक जैसे ही हो। स्टोरी फिर फ्लैशबैक जाती है 5 साल पहले, जब ठाकुर बुलबुल को जख्मी करके उसे छोड़कर चला गया था। बुलबुल अपने बिस्तर पर पड़ी थी, पैरों में प्लास्टर लगा था, पैर धागे से लटकाए गए थे। तभी वहाँ महेंद्र आता है और बुलबुल को कहता है कि वो उसके साथ खेले। बुलबुल उसे मना करती है पर महेंद्र नहीं मानता और उस लाचार पड़ी लाश जैसी बुलबुल का गलत फ़ायदा उठाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, ज़बरदस्ती करता है। बुलबुल चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब चिल्लाते चिल्लाते बुलबुल बेहोश हो जाती है तो ये देखकर महेंद्र वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ विनोदिनी महेंद्र को उस हालत में देखकर सब समझ जाती है कि उसने क्या कांड कर दिया है, पर वो महेंद्र को चुप करके सो जाने को बोलती है। आधी रात में अचानक से बुलबुल को होश आ जाता है, जैसे उसके अंदर माँ काली का चंडी रूप समा गया हो, अंगारे जैसी आंखें, जलता शरीर। ये वही पल था जब बचपना ने रुख कर लिया संहार का, प्रतिशोध का। सुबह में विनोदिनी बुलबुल के पास आती है, उसके खून साफ करती है, उसे कपड़े पहनाती है। साथ ही वो कहती जा रही थी कि जब मेरी शादी हो रही थी तो सबने कहा ठाकुरों के यहाँ रिश्ता हुआ है, कैसा रोना धोना, चुप रहना, थोड़ा पागल है पर शादी के बाद ठीक हो जाएगा, थोड़ा पागल है पर ठाकुर है, चुप रहना, थोड़ा पागल है पर गहने मिलेंगे, थोड़ा पागल है पर रेशम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, चुप रहना, थोड़ा पागल है पर उससे नहीं तो उसके भाई से सब मिलेगा, चुप रहना। बुलबुल बस विनोदिनी को सुने जा रही थी एंड लास्ट में तैयार करने के बाद विनोदिनी जाते जाते बुलबुल को ये इशारा कर जाती है कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े राज होते हैं, चुप रहना। यानी कल रात जो हुआ किसी से मत कहना। डॉक्टर सुदीप जब चेकअप के लिए आता है तो बुलबुल की हालत देखकर सब समझ जाता है। वो बुलबुल से कहता है कि वो उसका डॉक्टर है तो बुलबुल उसे सब बता सकती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां विनोदिनी बुलबुल को महेंद्र की बरसी पूजा में बुलाती है। वहां बुलबुल को गाड़ीवान का बेटा मिलता है जो रोते हुए उसे बताता है कि उसके पिता ने छोटी माँ के कहने पर उसकी माँ को घर से बेघर कर दिया और देखो उसकी माँ ने अपनी जान ले ली। बुलबुल उससे पूछती है कि उसका पिता कहाँ है तो बच्चा बताता है कि वो सत्या ठाकुर को लेकर जा रहे हैं। इधर रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद सत्या को यकीन हो गया था कि सुदीप ही कातिल है। गांव में जितने भी मर्डर हुए हैं वो सभी सुदीप ने ही किए हैं। वो सुदीप पर गोली तानकर उसे कहता है कि तुम्हारा हिसाब तो कोर्ट में ही होगा और उसे अपने साथ लेकर कलकत्ता कचहरी जाने लगता है। गाड़ीवान के साथ गाड़ी में सत्या सुदीप से पूछता है कि तुम्हें गुनाह करने से डर नहीं लगता, सोचते हो कि बच जाओगे। सुदीप कहता है
है कि हाँ, अगर सजा कानून को देना होगा तो बच तो जाऊंगा। पर अजीब तो ये है कि शक आपको किसी और बात का है और सजा आप किसी और बात की देना चाहते हो। सत्या कहता है कि मैं झट से मान लूंगा कि तुम निर्दोष हो अगर वो चुड़ैल मेरे सामने आ जाए। तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। सत्या जब बाहर देखता है तो गाड़ीवान मर चुका था। तभी सत्या देखता है कि कोई चुड़ैल उसके सामने अंधेरे धुंध में खड़ी है। वो उस पर गोली चलाता है पर वो गायब हो जाती है। सत्या उसके पीछे भाग कर जाता है। इधर सुदीप जब गाड़ी से बाहर आता है तो गाड़ीवान को देखता है। तभी आम के पेड़ पर उसे बुलबुल चुड़ैल के रूप में दिखती है, उल्टे पांव के साथ, मुंह में खून लगा हुआ। और यहाँ खुलासा होता है उस चुड़ैल का जिसने गांव में मौत का तांडव खेला था। सुदीप सोचने लगता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है 5 साल पहले, जहाँ सुदीप बुलबुल के टूटे पैरों को सही करने में लगा था। बुलबुल के पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए उसके पैर ही उल्टे हो गए थे। वो खड़ा होने को उठती तो पैर रबर की तरह मुड़ जाते और बुलबुल गिर जाती। सुदीप ने उसका बहुत ख्याल रखा। उस तकलीफ में उसका साथ देते देते उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी बहू पैरों में बूट जैसे जूते पहने रहती थी, क्योंकि उसके पैर उन जूतों के भारी होने की वजह से सीधे रहते। बुलबुल को आम के पेड़ पर चढ़ना तो बचपन से ही आता था, इसलिए वो पेड़ों पर सरसर चढ़ती और पलक झपकते गायब हो जाती थी। बुलबुल को वहाँ देखकर सुदीप मुस्कुराता है, पर देखता है कि उसे कमर पर गोली लग गई है। तभी वहाँ सत्या आ जाता है और बुलबुल गायब हो जाती है। सत्या सुदीप से कहता है कि डॉक्टर, तुम निर्दोष हो, मैंने भी आज चुड़ैल को देखा, हमें उसे खोजने चलना होगा। पर सुदीप वहाँ से जल्दी से जाना चाहता था ताकि वो बुलबुल की मरहम पट्टी कर सके और उसकी गोली निकालकर उसकी जान बचा सके। इसलिए वो सत्या से हवेली पर वापस जाने को कहता है। इसलिए सत्या सुदीप से कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर चले जाओ, मैं अकेले ही उसे ढूंढने जाऊंगा। और मसाल लेकर जाने लगता है तो सुदीप उसे रोकने के लिए उससे लड़ाई करने लगता है। सत्या कहता है कि एक चुड़ैल से इतना लगाव, वो तुम्हारी क्या लगती है? लड़ते हुए ही सुदीप कहता है, मेरी तो वो सिर्फ दोस्त है, पर तुम्हारी तो सब कुछ है, दोस्त, भाभी। पर फिर भी सत्या नहीं समझता कि सुदीप किसकी बात कर रहा है। मशाल से चिंगारी गिरने की वजह से पूरे जंगल में आग लग गई थी धीरे धीरे, और बुलबुल आग में फंस जाती है और उसके सामने उसका बचपन, शादी, सब कुछ याद आने लगता है। और यहाँ खुलासा होता है कि बुलबुल ने उन सभी आदमियों को क्यों मारा, क्योंकि जैसे बुलबुल के साथ अत्याचार हुआ वैसे ही जिन स्त्रियों के साथ अत्याचार होता था और जो आदमी करता था बुलबुल उसे मार देती थी। महेंद्र का खून बुलबुल ने ही किया, क्योंकि उसने बुलबुल के साथ दुष्कर्म किया। मास्टर अपनी पत्नी पर जुल्म करता था, इसलिए बुलबुल ने उसे मारा। गाड़ीवान ने अपनी पहली पत्नी को बेघर कर दिया था, इसलिए उसे मारा। अंग्रेज ने छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, इसलिए उसे भी मारा। और इन सभी मौतों में उसकी मदद करता था डॉक्टर सुदीप। सुदीप दिल का अच्छा था और उसे बुलबुल के साथ हुए अत्याचार का एहसास था। अंत में बुलबुल आग में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है, और सुदीप पागलों की तरह जंगल में उसे खोज रहा था। तभी जब उसने बुलबुल को बड़ी बहू कहकर पुकारा तो सत्या का दिमाग बिल्कुल सन्न रह गया। और फिर उसे समझ आया कि सुदीप भाभी किसे कह रहा था, देवी किसे पुकार रहा था। जब सत्या को एहसास हुआ कि वो चुड़ैल कोई चुड़ैल नहीं बल्कि उसकी दोस्त और भाभी बुलबुल थी, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बुलबुल हमेशा के लिए शांत हो गई थी। स्टोरी कुछ महीने बाद आती है, जहाँ सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखता है कि आप लोगों के साथ रहकर मैं भी शैतान सा हो गया। मैंने भाभी के साथ वही किया जो आप लोगों ने किया, अन्याय। अब मैं ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। लेटर मिलने के बाद ठाकुर हवेली में वापस आता है और रात में जब वो सोया था तो वहाँ आती है बुलबुल की आत्मा और ठाकुर का भी काम तमाम, और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है बहुत सारे मैसेजेस के साथ कि औरत जब चंडी का रूप लेती है तो सब जलाकर भस्म कर देती है। ये समाज एक बच्ची की मासूमियत को कैसे तबाह करता है और दरिंदगी करने के लिए वो ना उम्र देखता है और ना ही हालात।
मूवी में जो चुड़ैल का डिपिक्शन है कहीं न कहीं सही लगता है इस कहानी से कि क्यों चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। उल्टे पैर उन पर हुए अत्याचार की निशानी होती है, पर हम आज तक गलत सिर्फ चुड़ैल को समझते थे और पैर उल्टे क्यों हैं ये कभी सोचा ही नहीं। समाज में औरतों को लेकर 4 तरह के आदमी होते हैं। पहले ठाकुर इंद्रनील की तरह, जो सही गलत का अंतर ही नहीं समझते, जो रीति के नाम पर किसी भी पाप को जायज़ ठहराकर उसे बस करते जाते हैं, चाहे वो शादी के नाम पर छोटी बच्ची को दुल्हन बनाना ही क्यों न हो। दूसरे महेंद्र की तरह, जो दरअसल तो भेड़िया होते हैं पर मासूमियत का मुखौटा पहने होते हैं और वक्त मिलने पर अपना चेहरा दिखा देते हैं। तीसरा सत्या की तरह, जो दिल के तो अच्छे होते हैं पर उनकी आंखें और दिमाग बंद होता है, वो दूसरों के इशारे पर बस चलते हैं और बर्बादी हो जाने पर पछताते हैं। और चौथा, जो कि रेयर होते हैं, डॉक्टर सुदीप की तरह, जो औरतों के दर्द को समझते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं और मुश्किल में भी एक एंजल की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उनका हर कदम पर साथ देते हैं। बी द प्रोटेक्टर, नॉट द बीस्ट। फिल्मी म्याओ, गुड बाय।